हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे और अपने अपने पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम रिप्लेस करते हैं तो हम जानते हैं कि उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसके कारण उसमें एक मोशन आता है। तो इसको हम लोग समझे थे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से। हम लोग अगर किसी का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है और अगर हम लोग को करंट का डायरेक्शन पता है कंडक्टर में, तो हम लोग कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका एप्लीकेशन हमने देखा था इलेक्ट्रिक मोटर में, जहां हमने पढ़ा प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और साथ ही इसको पहचानने का तरीका, जैसे कि हम लोग उसमें पढ़े थे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में। और साथ ही हम लोग इसका एप्लीकेशन जो कि एक एसी जनरेटर में किया जाता है, एसी जनरेटर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म is called electromagnetic induction। जब हम लोग करंट प्रोड्यूस करते हैं with the help of मैग्नेटिज्म की मदद से, तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब ये कैसे जनरेट होता है ये समझिए। मतलब कि ले लेते एक कॉइल ले लेते हैं, ये एक कॉइल है ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स और जिसके एक पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है? Galvanometer is a device which indicates the current flowing in the conductor। किस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको शो करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? इट डिटेक्ट्स द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको डिटेक्ट करता है कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन की मदद से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब इसको समझने के लिए हम लोग इस वक्त क्या ले लेते हैं, एक बार मैग्नेट ले लेते हैं। ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या किए कि इस बार मैग्नेट को हमने क्या किया, कॉइल के तरफ पुश किया या फिर कॉइल के तरफ मूव करा। तो जैसे ही हमने इस बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराया तो हमने क्या देखा कि इसमें एक करंट प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि इसमें डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ, एक डिफ्लेक्शन आया। क्या होता है, जैसे हमने इस बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लेकर मूव कराया, इस बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आया। और ये डिफ्लेक्शन क्या शो कर रहा है, मतलब कि इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है इधर से इधर। मान लेते हैं ये ए है, पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है। तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। जब हम लोग इस बार मैग्नेट को किस तरफ लेकर के आए, कंडक्टर के तरफ लेकर के आए, पुश कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं। तो आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि इसमें करंट पे, जैसे हम लोग बार मैग्नेट को कंडक्टर की तरफ लेकर के आते हैं तो एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट मूव कर रहा है ए टू बी। ये हम लोगों को कैसे पता चला? तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन से पता चला कि इसमें एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इस करंट को हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। कौन सा करंट बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। The current produced by electromagnetic induction is called induced current। उसे हम induced current कहते हैं। चलिए ये सब समझ में आ गया, लेकिन इसमें करंट प्रोड्यूस हो क्यों रहा है, कैसे प्रोड्यूस हो जा रहा है करंट? तो जैसा कि हम सब जानते हैं, कंडक्टर है ये क्या है? कंडक्टर है। तो कंडक्टर हैज सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के पास क्या होता है? कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही इस बार मैग्नेट को हम लोग कंडक्टर की तरफ लेकर के आते हैं तो इस बार मैग्नेट को जैसे जैसे कंडक्टर की तरफ लेके आएंगे तो इस कंडक्टर के पास, इस कॉइल के पास
मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज होते जाएगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस हो रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस होगा तो एक मैग्नेटिक फोर्स जो है इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लग रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्रीज कर रहा है, ये फोर्स जनरेट करेगा, और ये फोर्स किस पे लगेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर। और जैसे ही ये कंडक्टर्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे वो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो ये हम जानते हैं कि when force is acting on these free electrons, then the free electrons will move in one direction। जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे एक्ट करता है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। और हम लोग जानते हैं when free electrons flow of charges per unit time is called electric current। जैसे ही चार्जेस फ्लो करें, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, जिसे हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। बस इतना ही नहीं, अब हम लोग सेकंड केस देखते हैं। इसका सेकंड केस क्या है, अब हम लोग जैसे इसको पुश करा रहे थे, तो इस वक्त अब ये बार मैग्नेट को हम लोग क्या कर लेते हैं, अंदर में। इस वक्त ये बार मैग्नेट कहां है, ये कंडीशन है, मतलब इसको हम लोग अंदर ले आए। पहले बार में टूवर्ड्स लेकर के आते, मान लेते बार मैग्नेट यहां तक आ चुका है, ठीक है, ये एक केस है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार मैग्नेट को हम लोग अवे द कॉइल लेकर के जा रहे हैं, मोशन करा रहे हैं, कॉइल से दूर लेकर के जा रहे हैं। तो जैसे हम लोग कॉइल से दूर लेकर के गए, तो हमने डिफ्लेक्शन तो देखा गैल्वेनोमीटर में, क्यों, क्योंकि अगेन मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ रहा है। जैसे हम लोग इसको दूर लेकर के जा रहे हैं, तो फिर से मैग्नेटिक फोर्स धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। लेकिन हमने डिफ्लेक्शन तो देखा, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब इस वक्त करंट जो फ्लो कर रहा है, वो करंट क्या है, B2A है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि when the motion of the magnetic field or when the motion of the magnet is changes, then the direction of the current will reverse। जैसे ही हम लोग मैग्नेट के मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर दिए, मैग्नेट के मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर दिए, then the direction of the current will also get reversed। वो भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक यहां पे बार मैग्नेट ले लेते हैं हम लोग, एक नॉर्थ पोल है, ये इस तरीके से हम लोग मान लेते हैं एक नॉर्थ पोल हॉर्सशू मैग्नेट है, और उसी तरीके से एक यहां पे साउथ पोल है, ये मान लेते हैं साउथ पोल है। और हमने एक कॉइल ले लिया, जो कि ये एक कॉइल है A2, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब इस कॉइल को हमने क्या किया, एक बार ऊपर की तरफ, दो बार मैग्नेट है, इस तरीके से दो बार मैग्नेट है, और ये कॉइल है, तो इस कॉइल को एक बार हमने क्या किया, ऊपर की तरफ मूव कराए और एक बार नीचे की मूव कराए। तो यहां पे भी देखिए, इस कॉइल पे लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। जैसे हम लोग इस कॉइल को ऊपर की तरफ लेकर के गए, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आया। इसका मतलब जैसे मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएगा, तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई चेंज हो रहा है, तो उसमें करंट का डायरेक्शन होगा, मान लेते हैं B2A। इस वक्त करंट का डायरेक्शन क्या, B2A। जैसे ही हम लोग कॉइल को डाउनवर्ड की तरफ लेकर गए, पहले ऊपर लेके गए थे, तो करंट का डायरेक्शन था B2A, और जैसे ही हम लोग करंट कॉइल को नीचे की तरफ लेकर के आए, डाउनवर्ड की तरफ लेकर के आए, तो अगेन यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। इस वक्त करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, A to B। इसका मतलब अगर हम लोग मैग्नेट के मोशन को चेंज कर दें, या फिर कॉइल के मोशन को चेंज कर दें, कॉइल के मोशन को चेंज कर दे, या मैग्नेट के मोशन को चेंज कर दे, देन द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल आल्सो रिवर्स। तो हम लोग करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग मैग्नेट और ए मूविंग कॉइल। ये मदद से हम लोग करंट के डायरेक्शन को भी रिवर्स कर सकते हैं। अब स्ट्रेंथ ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, the strength of the induced current depends on 3 factors। अब induced current जो प्रोड्यूस होगा इस कॉइल में, वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। और एक बात और, अगर
इस बार मैग्नेट का किसी भी तरह का मोशन नहीं हो, अगर हम इस बार मैग्नेट को यहां पे ला करके छोड़ दे, बस यहां पे ला करके इसको रेस्ट में ले आए, इस वक्त ये बार मैग्नेट किस में आ गया, रेस्ट पे आ गया। बार मैग्नेट क्या है, रेस्ट पे है, कॉइल भी हम लोग मूव नहीं करा रहे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में किसी भी तरह का मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, किसी भी तरह का मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस नहीं हो रहा है, तो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जिससे हमको पता चलता है कि नो करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि बार मैग्नेट को हम लोग मूव ही नहीं करा रहे, ना ही कॉइल मूव कर रहा है, ना ही बार मैग्नेट मूव कर रहा है, दे आर केप्ट कांस्टेंट। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड विल बी आल्सो कांस्टेंट। जैसे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया तो उस पे किसी भी तरह का फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है इस वक्त फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, एंड देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर बिकॉज द गैल्वेनोमीटर इज एट, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। अब क्या हम बता रहे थे कि इंड्यूस करंट जो है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से वो 3 फैक्टर्स हैं, चलिए देखते हैं। 3 फैक्टर्स है इंड्यूस करंट, जैसे कि आप गेस कर सकते हैं। पहला फैक्टर क्या हो सकता है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। पहला वो फैक्टर क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। जितना ज्यादा हम लोग स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। दूसरा फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। मतलब जितना ज्यादा हम लोग कॉइल में टर्न्स रखेंगे, n टर्न्स ऑफ कॉइल लेंगे, उसमें उतना ज्यादा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा टर्न्स इंक्रीज कर देंगे उतना ज्यादा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, जितना कम नंबर ऑफ टर्न्स रखेंगे उतना कम इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। और तीसरा फैक्टर क्या है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड between coil and magnet। तो तीसरा चीज जिस पे हम लोग को खासा ध्यान रखना है रिलेटिव स्पीड। मतलब कि हम लोग कॉइल को कितने स्पीड से मूव करा रहे हैं। जितना ज्यादा हम लोग स्पीडली मूव कराएंगे, कॉइल का मोशन जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, और जितना स्लो हम लोग करेंगे, जितना कम उसका स्पीड होगा, उतना अच्छा से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को खास ध्यान क्या रखना है, रिलेटिव स्पीड बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। अगर हम लोग मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, जितना जल्दी हम लोग मैग्नेट को मूव कराएंगे उतना ज्यादा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, या फिर अगर हम लोग कॉइल को मूव करा रहे हैं तो जितना स्पीडली हम लोग कॉइल को मूव कराते हैं उतना अच्छे तरीके से हम लोग इंड्यूस्ड करंट को देख पाएंगे। अब हम लोग जैसे कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पता है, तो उसके कंडक्टर पे लगने वाला जो फोर्स है उसका डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मदद से निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से करंट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए फ्लेमिंग्स ने अपना राइट हैंड रूल दिया। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, फोर्स का डायरेक्शन पता, मतलब सॉरी मोशन ऑफ द कंडक्टर पता है, मतलब कंडक्टर का मोशन किस तरफ हो रहा है, कॉइल का मोशन किस तरफ है, तो हम लोग को करंट का डायरेक्शन पता चल जाएगा। करंट का डायरेक्शन हम लोग पता कर सकते हैं किसके मदद से, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के मदद से। तो चलिए देखते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए
फ्लेमिंग्स ने अपना राइट हैंड रूल दिया। Fleming's right hand rule. अब Fleming's right hand rule क्या है? According to Fleming's right hand rule, the forefinger, the middle finger, and the thumb of right hand should be placed in such a way or should be adjusted in such a way that they are perpendicular to each other. So यहाँ पे forefinger, जो ये forefinger है, उसको मिडिल फिंगर ये वाले फिंगर को और थंब इस वाले फिंगर को हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। अब हमारा जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, हमारा जो थंब है वो मोशन ऑफ द कंडक्टर या फिर कॉइल के मोशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो जो मिडिल फिंगर होगा वो हमको करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज फोर फिंगर, ये थंब है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त मोशन को, मोशन ऑफ द कॉइल, कॉइल के मोशन का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला जो होगा मिडिल फिंगर will represent the direction of current, ये किसके डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा। एक बार हम यहां पे लिख दे रहे हैं फोर फिंगर, वही क्या वहां पे, तो फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, थंब मोशन ऑफ द कॉइल को रिप्रेजेंट करेगा और मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसके मदद से हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, तो अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मान लेते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, कॉइल अपवर्ड मूव कर रहा है, कॉइल का डायरेक्शन किस तरफ है, अपवर्ड, देन द करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द थंब एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कुछ होगा करंट का डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे four finger will represent magnetic field का direction, thumb will represent the direction of the motion of the coil and the middle finger will represent the direction of the current flowing in the conductor। तो इसके मदद से हम लोग इजीली कंडक्टर में फ्लो कर जो करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब इसी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के मदद से हम लोग समझेंगे एसी जनरेटर में, एसी जनरेटर का प्रिंसिपल, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन हम लोग समझेंगे। हम बार बार यूज कर रहे होंगे एसी जनरेटर। अब ये एसी और डीसी होता क्या है, ये दो तरह के करंट्स है, करंट्स को दो तरीके में बांटा गया है, एसी और डीसी। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एसी होता है अल्टरनेटिव करंट और डीसी होता है डायरेक्ट करंट। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो पहले की अभी हमने देखा इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग मैग्नेट और चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल का डायरेक्शन को अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, या तो फिर अगर हम लोग मैग्नेट के मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो हम लोग का भी करंट का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो यही चीज है अल्टरनेटिव करंट एसी जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक होता है डीसी विच इज डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज कर जाए, उसका डायरेक्शन क्या होता है, करंट का डायरेक्शन चेंज कर जाता है, उसे हमें अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। और डीसी क्या है, ये डायरेक्ट करंट होता है, ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। लेकिन अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने डायरेक्शन को चेंज कर देता है, इसीलिए हम इसको अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं और डीसी डायरेक्ट करंट बोलते हैं। अब दोनों के कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। अल्टरनेटिव करंट का बहुत ज्यादा एडवांटेज ये है कि अल्टरनेटिव करंट जो होता है उसे कंट्रोल करना बहुत ही आसान होता है। अल्टरनेटिव करंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट वेरी इजीली।
अल्टरनेटिव करंट को हम लोग डायरेक्ट करंट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्टरनेटिव करंट का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अल्टरनेटिव करंट के साथ वर्क करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अल्टरनेटिव करंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग करंट्स होते हैं, इसीलिए जब हम लोग बोलते हैं किसी करंट लगता है तो बहुत ही ज्यादा वो उसको सफर करना पड़ जाता है, उसके डैमेज हार्मफुल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन डायरेक्ट करंट ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, डायरेक्ट करंट के साथ वर्क करना बहुत ही आसान हो जाता है। डायरेक्ट करंट आपको ज्यादा बैटरीज वगैरह में जो हम लोग यूज करते हैं, घर के इन्वर्टर्स वगैरह में जो यूज करते हैं वो डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। लेकिन अल्टरनेटिव करंट को कंट्रोल कर मतलब उसको हम लोग डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, लेकिन डायरेक्ट करंट को हम लोग क्या वो पूरा बहुत ही स्टेबल है, ठीक है। तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह में डायरेक्ट करंट का बहुत ही ज्यादा, अल्टरनेटिव करंट को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह में यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां पर हम लोग हमेशा कौन सा यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट को यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह के लिए, ठीक है। सबके अपने अपने एडवांटेज है, किसी के कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो अल्टरनेटिव करंट किसको बोलेंगे, अल्टरनेटिव करंट्स वो करंट्स होते हैं जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अपने डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट करंट में करंट का डायरेक्शन रिवर्स नहीं होता, वो एक ही डायरेक्शन में हमेशा फ्लो करते रहेगा। तो यही चेंजेस है, यही डिफरेंस है अल्टरनेटिव करंट और डीसी करंट में, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट में। तो अब हम लोग देखते हैं अल्टरनेटिव करंट का जनरेटर, एसी जनरेटर, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं एसी जनरेटर के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका प्रिंसिपल, ऑन विच प्रिंसिपल डज एसी जनरेटर वर्क्स। AC generator works on principle of electromagnetic induction। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इंड्यूस्ड करंट पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है, ठीक है। ये उसका प्रिंसिपल है। ये करता क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। व्हेन रेक्टेंगुलर कॉइल इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन rectangular coil is rotated in the magnetic field, then the induced current is produced in the rectangular coil। और एक रेक्टेंगुलर कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये किस बेसिस पे हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण हुआ। एक मैग्नेटिक फील्ड के में जब हम लोग रेक्टेंगुलर कॉइल को रोटेट करा रहे, रेक्टेंगुलर कॉइल को रोटेट कराने से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ रहा है, जिसके कारण इसमें एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। ये समझ में आ गया। ये सिंपल सा प्रिंसिपल था एसी जनरेटर का, जिसपे ये वर्क करता है। क्या है प्रिंसिपल, AC generator works on the principle of electromagnetic induction। When a coil is rotated in magnetic field, then induced current is produced in it। Generally, electric current are of two types. So, AC generators are also there are two types of generator, AC जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। जनरली करंट को जैसे कि हमने देखा कि एसी करंट होता है और डीसी करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट। उसी तरीके से जनरेटर भी दो तरह के होते हैं, अल्टरनेटिव जनरेटर, अल्टरनेटिव करंट जनरेटर एंड डायरेक्ट करंट जनरेटर। उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, सेम प्रिंसिपल, वर्किंग सब कुछ सेम है, लेकिन फर्क कहां पे आ जाता है, सिर्फ ये जैसे कि ये जो स्लिप रिंग्स है इसमें फर्क आ जाएगा, वो हम लोग डिटेल में समझा देंगे। ज्यादा फर्क नहीं है, बस ये दो रिंग्स का फर्क है। ये दो रिंग्स को अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो वो डीसी जनरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी इस वक्त ये एसी जनरेटर के लिए है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो अब हम लोग इसका देखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल हम जानेंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रोटेट कराएंगे तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में लगातार चेंज होने के कारण उसमें एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या क्या होगा। सबसे पहला चीज, टू फिक्स्ड मैग्नेट्स आर टेकन।
ठीक है, टू फिक्स मैग्नेट्स है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है, टू हॉर्सशू मैग्नेट्स, sorry, a horseshoe magnet, a horseshoe magnet is taken, a horseshoe magnet लिया गया है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, और उसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस किया गया है। एंड सेकेंड वन क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल, कॉइल इज प्लेस्ड between a horseshoe, permanent horseshoe magnet shaped magnet, ठीक है, horseshoe shaped magnet, ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर कॉइल को इस हॉर्सशू शेप मैग्नेट के बीच में प्लेस किया गया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है ये S1 एंड S2, दीज आर द टू स्लिप रिंग्स। हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर में क्या देखे थे, स्प्लिट रिंग्स, और यहां पे क्या है, स्लिप रिंग्स। कंफ्यूज नहीं होइएगा, इलेक्ट्रिक मोटर में जो हमने देखा था वो था स्प्लिट रिंग्स, क्योंकि वो दो टुकड़ों में था इस तरीके से, इसलिए इसको नाम दिया गया था स्प्लिट रिंग्स। लेकिन यहां पे ये क्या है, एक कंप्लीट होल रिंग है। तो वन एंड ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल इज कनेक्टेड विद S1 and another end of the rectangular coil is connected with the another ring which is S2. So these are the two slip rings. Next क्या है, slip rings। और ये जो है वो रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ रोटेट करते हैं। स्लिप रिंग्स S1 और S2 रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ रोटेट करते हैं। S1 S2 are fixed permanently with one end of the rectangular coil is connected with S1 and the another end of the rectangular coil is connected with S2. S1 and S2 are the two slip rings। ये कैसे रिंग है, स्लिप रिंग्स है, पूरा कंप्लीट होल रिंग है। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो आता है इसका इंपॉर्टेंट है, दिस C1 and C2 आर द कार्बन ब्रशेस। ये क्या है, कार्बन ब्रशेस है। अब इस कार्बन ब्रश का यूज क्या है, ये कार्बन ब्रश जो है वो स्लाइटली पुश्ड है, इस स्लिप रिंग्स के ऊपर अटैच्ड है, ठीक है, ये फिक्स परमानेंटली अटैच्ड नहीं है, ये सिर्फ इसके साथ कनेक्टेड है। C1 and C2 आर कनेक्टेड विद दीज टू स्लिप रिंग्स, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये कम्युनिकेट, ये जो है स्लिप रिंग के साथ रोटेट नहीं करते हैं, कॉइल के साथ रोटेट नहीं करेंगे, ये अपने पोजीशन पे फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। तो कार्बन C1 and C2 आर द टू कार्बन ब्रशेस, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में हमने देखा था। तो C1 and C2 आर टू कार्बन ब्रशेस which are connected with the slip rings S1 and S2 which are not moving or which are not rotating with the rectangular coil। और लास्ट में है एक गैल्वेनोमीटर, और साथ में एक गैल्वेनोमीटर को हमने अटैच किया है। अब गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस, जैसे कि हमने बता चुके हैं, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच शोज द करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर, जो इंडिकेट करता है कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये पता करने के लिए हमने क्या किया है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब इसका हम लोग वर्किंग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से कि एक जो है एसी जनरेटर किस तरीके से काम करता है। तो हम लोग इसका वर्किंग की तरफ देखते हैं, वर्किंग इसका कैसा होगा, कैसे एक एसी जनरेटर वर्क करता है, इसके कॉइल को रोटेट करने पर ये किस तरीके से इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करता है। तो जैसे कि हम लोग यहां पे देख सकते हैं,
इस वक्त एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस किया गया है हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और हम लोग लेट अस अज्यूम दैट कि इसको जो है हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। मान लेते हैं ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने वाले हैं। किस तरफ कराने वाले हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने वाले हैं। तो जब हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को नहीं भूलना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के मदद से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। अब इसका डायरेक्शन हम लोग किस तरफ करने वाले हैं, डाउनवर्ड। देखिए AB, ये जो AB है इसका डायरेक्शन ये मान लेते हैं, ये AB वाला पोर्शन है और ये CD वाला पोर्शन है। अब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाले, एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा, ऐसा होगा, ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे डायरेक्शन AB का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, डाउनवर्ड की तरफ है। तो अब हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएंगे, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये तो पता चल गया। फोर फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द कॉइल। तो डायरेक्शन ऑफ द कॉइल किस तरफ है, डाउनवर्ड। AB का डायरेक्शन किस तरफ है, डाउनवर्ड। तो हम थंब को क्या कर दिए, डाउनवर्ड की तरफ कर दिए। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ द कॉइल। अब मिडिल फिंगर निकाले, जैसे मिडिल फिंगर निकाले तो हम लोग को डायरेक्शन ऑफ द करंट पता चल गया। तो करंट का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ B to A, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन जो है वो कैसा है, B to A। याद रखिए B to A से S2 में गया, C2 में कार्बन ब्रश, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन C1 and again the current will be from D to C, D to C। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन क्या है, BA S2 में गया स्लिप रिंग, उसके बाद वो वहां से किस में कन्वर्ट होकर के गया, S2 से C2 में कन्वर्ट गया, फिर C2 से C1 में गया, फिर DCB, अगेन DCB। समझ में आया। अब जैसे ही इसको हम लोग करंट का डायरेक्शन पता चल गया, लेकिन जैसे ये हाफ रोटेशन करता है, जैसे ये हाफ रोटेशन करता है तो पोजीशन चेंज कर गया दोनों। कैसे चेंज कर गया, तो अब ये हो गया A B C D, ये हो गया हमारा ये जो स्लिप रिंग है, कुछ ये कन्वर्ट हो गया ना, ये क्या हो गया, इस तरफ आ गया। क्या हो गया, ये इस तरफ और ये वाला इस तरफ। होगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन कार्बन ब्रशेस अपना पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। ये हो गया C1 और ये हो गया C2। ठीक है, तो अब यहां पे इस कंडीशन में देखेंगे, अगेन मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए ये वाला कंडीशन ये हो गया। अब ये AB है और ये CD है। अब इस वक्त डायरेक्शन तो यही होने वाला है, लेकिन यहां पे CD अपवर्ड की तरफ जा रहा था, AB डाउनवर्ड की तरफ जा रहा था। अब AB जो है वो अपवर्ड की तरफ है और CD जो है वो डाउनवर्ड की तरफ है। समझ में आया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो AB किस तरफ हो रहा है, अपवर्ड की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगेन नॉर्थ टू साउथ, लेकिन यहाँ पे AB की तरफ हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किस पे देखे थे, AB पे देखे थे। जब AB डाउनवर्ड की तरफ जा रहा था तो हम लोग का मोशन थंब का डायरेक्शन किस तरफ था, डाउनवर्ड था, मैग्नेटिक फील्ड ये था, तो करंट का डायरेक्शन ये था। अब AB यहाँ पे है, AB इस कंडीशन में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला नॉर्थ टू साउथ, लेकिन थंब का डायरेक्शन किस तरफ है, अपवर्ड है। इस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो रिवर्स हो गया, मैग्नेटिक करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो इस वक्त जो मैग्नेटिक करंट का डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, A to B। पहले क्या था, B to A, अब क्या डायरेक्शन क्या है, A to B।
ठीक है, तो इस वक्त करंट का डायरेक्शन क्यों मिला, A to B C to D। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या था, BA, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, A to B। इसका मतलब करंट क्या हो गया, रिवर्स हो गया। क्यों रिवर्स हुआ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, कॉइल का जो मोशन का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। यहाँ पे AB डाउनवर्ड की तरफ जा रहा था, यहाँ पे AB अपवर्ड की तरफ आ रहा है, यहाँ पे AB जो है नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ पे AB ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे नीचे जब जा रहा था करंट का डायरेक्शन B to A है, और यहाँ पे जब AB ऊपर की तरफ आ रहा है तो करंट का डायरेक्शन A to B है। समझ में आया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हाफ रोटेशन, एवरी हाफ रोटेशन के बाद करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा अल्टरनेटिव करंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एवरी हाफ रोटेशन के बाद करंट अपना डायरेक्शन को चेंज कर देता है। इसीलिए इसको हम लोग एसी जनरेटर कहते हैं, और एसी का हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। व्हाट इज एसी, अल्टरनेटिव करंट विच एवरी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद करंट अपना डायरेक्शन क्या कर देता है, रिवर्स हो जाता है, करंट का डायरेक्शन चेंज कर जाता है, रिवर्स हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग अल्टरनेटिव करंट, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, अल्टरनेटिव इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, which is generated, which is produced by AC generator, AC जनरेटर के मदद से। तो कुछ इस तरीके से इसका वर्किंग है। क्या वर्किंग है, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल को एक हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में प्लेस किया जाता है, तब इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ टू साउथ है, और जब इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम लोग रोटेट कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ, थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल। तो मोशन ऑफ द कॉइल किस तरफ, डाउनवर्ड की तरफ। देन द करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, B to A, और करंट जो है इस तरीके से फ्लो करेगा, हम लोगों को गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेगा। और ये हाफ रोटेशन के बाद AB का जो डायरेक्शन है इस वक्त अपवर्ड की तरफ जा रहा है, AB अपवर्ड के डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहने वाला है, फ्रॉम क्या, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। लेकिन यहां पे जब हम लोग मिडिल फिंगर निकालते हैं तो वो उसका डायरेक्शन किस तरफ हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, फ्रॉम A to B हो गया। तो बिल्कुल इस तरीके से एवरी हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज होते जाता है, जिसको हम लोग अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। तो दिस इज द इंड्यूस्ड अल्टरनेटिव करंट। क्यों इंड्यूस्ड अल्टरनेटिव करंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट, जिसको हम लोग अल्टरनेटिव इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय ए एसी जनरेटर। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, एसी जनरेटर किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किस तरीके से इसका वर्किंग है। ठीक है, एसी जनरेटर क्या करता है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कब, जब इसको हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराएंगे, जब इस रेक्टेंगुलर कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रोटेट कराते हैं ऑन इट्स एक्सिस, due to the electromagnetic induction it produces an AC current। ठीक है, alternative current, alternative induced current। तो ये था कुछ एसी जनरेटर के बारे में। तो डीसी जनरेटर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, वहां पे सिर्फ इस स्लिप रिंग्स की जगह अगेन स्प्लिट रिंग्स का यूज किया जाता है, और स्प्लिट रिंग्स का यूज करने से क्या होता है, वहां पे करंट का डायरेक्शन विल ऑलवेज रिमेन सेम। डीसी जनरेटर कुछ इस तरीके का दिखता है। एसी जनरेटर में यहाँ पे स्लिप रिंग्स हुआ करते थे, लेकिन डीसी जनरेटर में यहां पे ये होता है स्प्लिट रिंग्स। जैसा कि हम आपको समझा चुके हैं कि स्लिप रिंग्स और स्लिट रिंग्स में क्या फर्क है। स्लिप रिंग्स पूरा एक सर्कुलर एक रिंग है जो कि कार्बन ब्रशेस के साथ अटैच रहता है, लेकिन स्प्लिट रिंग्स एक रिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और इसका एक एंड रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ, एक स्प्लिट रिंग का हाफ जो एंड होता है, एक एंड एक रेक्टेंगुलर कॉइल के एंड के साथ कनेक्टेड रहता है, और दूसरा स्प्लिट रिंग जो होता है वो दूसरे एंड के साथ कनेक्टेड रहता है। इसकी तरह जैसे ही वो रोटेट होता है, तो एवरी रोटेशन के बाद
कार्बन ब्रशेस का जो करंट का डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होता, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन से कहां से C1 टू C2 जाएगा। लेकिन पुराने वाले केस में कैसे हो रहा था, एक बार C2 से C1 जा रहा था, दूसरे बार में कंडीशन क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था। कैसे, तो CD यहां पे कैसे हो रहा था, करंट कैसे चेंज हो रहा था, C से D में गया, फिर यहां से C1 में आ जा रहा था। देखिए ये गैल्वेनोमीटर था G और ये यहां से C2 में, तो पहले करंट का डायरेक्शन क्या था, फर्स्ट वाले केस में यहां पे करंट का डायरेक्शन क्या था, BA, फिर C2 C1, फिर DC था, DC था। लेकिन दूसरे वाले केस में, इस केस में क्या हो जा रहा था, करंट का डायरेक्शन CD C1 C2। देखिए यहां पे कार्बन ब्रश से जो करंट जा रहा था वो भी डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है, चेंज हो गया। लेकिन यहां पे क्या होगा, क्योंकि कार्बन ब्रशेस स्प्लिट रिंग यहाँ पे क्या हाफ स्प्लिट रिंग से वो चेंज नहीं हो रहा है, जिसके कारण वो चेंज हो जा रहा है और कार्बन ब्रशेस के साथ हर बार अल्टरनेटिवली कनेक्ट हो रहा है, जिसके कारण करंट का डायरेक्शन विल रिमेन सेम। इसीलिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन सेम होने के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, डीसी, डायरेक्ट करंट होगा, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड डायरेक्ट करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डायरेक्ट करंट। बस यही एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन में फर्क होने के कारण हम एसी करंट और डीसी करंट को अलग अलग जनरेट कर पाते हैं जनरेटर के मदद से। इसीलिए एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर दोनों अलग चीजें हैं, सिर्फ इस स्लिप रिंग्स और स्लिट रिंग्स की मदद से। होप आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा एसी जनरेटर कैसे वर्क करता है और डीसी जनरेटर कैसे वर्क करता है। ज्यादा फर्क नहीं, एक बार फिर बता रहे हैं, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ स्लिप रिंग्स और स्प्लिट रिंग्स का फर्क है। उसमें क्या, एसी जनरेटर में हम लोग स्लिप रिंग्स का यूज करते हैं और डीसी जनरेटर में हम लोग स्प्लिट रिंग्स का यूज करते हैं, जिसके कारण स्लिप रिंग्स का जब यूज करते हैं तो करंट का डायरेक्शन चेंज होते रहता है आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। लेकिन यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स होने की वजह से करंट अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है एवरी हाफ रोटेशन के बाद। करंट का डायरेक्शन सेम रहने के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कैसा करंट होगा, डायरेक्ट करंट होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।